महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा के उपचुनाव, वायनाड और महाराष्ट्र में एक पार्लियामेंट सीट है। वहाँ के दो पार्लियामेंट सीटों का उपचुनाव संपन्न हो गया, उसका रिजल्ट भी आया और रिजल्ट लगभग ऐसा ही आया है जिसकी जहाँ सरकार है उसका दबदबा वहाँ देखा गया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रिजल्ट आया महाराष्ट्र से, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जो एनसीपी से अलग हुआ था और जिसको ओरिजिनल एनसीपी का दर्जा दिया गया था, और शिवसेना शिंदे का जो गठबंधन था जिसने शिवसेना तोड़कर एनसीपी तोड़कर सरकार वहां बनाई थी, उनको प्रचंड बहुमत मिला है। झारखंड में भी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार रिपीट हुई है, परंतु ज्यादा सिनेरियो में चेंजिंग नहीं आया है। क्या है ये पूरा मामला, कहाँ पर क्या चूक हुई और चुनाव में क्या कौन से मुद्दे भारी रहे और चुनाव जीतने के बाद किसने क्या कहा, इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पर देख रहे हैं या फिर टेलीग्राम पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन करें या हमें फॉलो करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। मैं नंदन सिंह बिष्ट। चुनाव संपन्न हुए हैं महाराष्ट्र, झारखंड और अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव, उपचुनाव और दो संसदीय सीटों पर भी उपचुनाव संपन्न हुआ है। महाराष्ट्र की 288 सीट पवार गुट, तो उसको मिली 41 सीटें और जो शिवसेना उद्धव ठाकरे को मिली 20, कांग्रेस को मिली मात्र 16 सीटें और शरद पवार की एनसीपी को मिली 16 सीटें और समाजवादी पार्टी को मिली हैं 2 सीटें और निर्दलीय और अदर जो पार्टियां हैं उन्हें 10 सीटें मिली हैं। ये टोटल लेखा जोखा है महाराष्ट्र का। बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो है करीब 26.77, यानी 27% वोट परसेंट है और कांग्रेस का है 12.42%, एनसीपी का है 9% और एनसीपी जो शरद पवार है उसका है 11%। नोटा को मिला है 0.72% वोट और शिवसेना शिंदे को मिला है 12.3% और शिवसेना उद्धव ठाकरे को मिला है 9, यानी करीब 10%। समाजवादी पार्टी जिसको 2 सीटें मिली हैं उससे 0.38% वोट मिला है कुल मतदान का और जो अदर्स हैं जो 10 सीटें लाई हैं उन्हें 13.8% वोट मिला है। ये रहा वोट शेयर जो महाराष्ट्र का था। अब ये क्या क्या फैक्टर थे वो हम आपको चुनाव रिजल्ट के बाद किस पार्टी के नेताओं ने क्या बातें कही वो आपको वीडियो में बताते हैं। समंदर 2022 में ही वापिस आ गया। अभी हम सब लोग मिलकर यहाँ पर सरकार स्थापन करने वाले हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कोई अब इसमें बहुत शेरो शायरी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमारे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इन कार्यकर्ताओं ने हमारे बावनकुले जी के नेतृत्व में पिछले 2 साल लगातार नीचे तक जाकर पार्टी को प्रस्तापित किया, पार्टी के कार्यक्रम उन्होंने वहां पर संपन्न किए और उसके कारण पार्टी में एक नई जान आई। महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ और जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले नहीं, बहुत ही शॉकिंग है। ऐसे नतीजे आने की उम्मीद किसी को नहीं थी, कोई लहर नहीं थी किसी की। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को महाराष्ट्र क्यों वोट देगा? पूरा कैंपेन उनके खिलाफ चला, इसलिए कि महाराष्ट्र लूटने का पूरा एक कारस्तान यहाँ हो गया। यहाँ से पूरे उद्योग गुजरात में लेके हुए, इसलिए वोट दिया लोगों ने कि हमारा रोजगार गुजरात में मोदी जी लेके जा रहे हैं, चलो हम मोदी जी को वोट दे देंगे, इसलिए खुश है। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या चल रही है, महाराष्ट्र में बेईमानी हो गई। ये जो नतीजे आए हैं उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा महाराष्ट्र की जो नुकसान हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे व्यक्ति, जिसने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपनी जजमेंट नहीं दी। डिसक्वालिफिकेशन के बारे में 40 लोगों ने बेईमानी की। जिस पार्टी से चुनकर आए थे वो पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर सत्ता में बैठे हैं। आपकी जिम्मेदारी है संविधान के रक्षक। आपने अगर निर्णय दिया होता तो ये हिम्मत आगे कोई नहीं करता।
आपने वो आज भी वो खिड़की दरवाजे खुले रखकर आप वहाँ से रिटायर हो गए। आप कोई भी किसी तरह से पार्टी बदल सकता है या सरकार बना सकता है दूसरी पार्टी, अपनी पार्टी को छोड़कर, तो इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा। चुनावी प्रक्रिया पे हम सवाल उठाते रहेंगे। जिस देश में बच्चों के एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, वहां हम क्या आंख बंद करके मशीनों पर, आंख बंद करके चुनाव आयोग पर, आंख बंद करके चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं? आप बताइए, एक पेपर एक राज्य में हमें बता दीजिए पिछले 10 साल में जो लीक नहीं हुआ हो। इसलिए जब हम बार बार चुनावी प्रक्रिया की बातें करते हैं, चुनाव ईवीएम्स की पारदर्शिता की बात करते हैं, 99% बैटरीज की बात करते हैं, तो चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी और लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए यह बात करते हैं। आप झारखंड का नतीजा दिखा दिखाकर हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते। हम नहीं चुप होंगे, हम बोलेंगे। और चुनाव आयोग से हम बार बार बोलेंगे। आज तक शेरो शायरी के अलावा हमें कुछ सब्सटैंटिव जवाब नहीं मिलता, जो हमने ऐसे मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया पुणे वाला। लिस्ट दी गई कॉन्स्टिट्यूएंसीज की कि यहां यहां रेड और ग्रीन मार्किंग हो रही है। बीजेपी के नेता रेड मार्किंग मतलब इन नामों को हटा दिया जाए वोटर्स लिस्ट से। हमने लिस्ट दी, उसका जवाब नहीं आया। 99% बैटरीज के बारे में आज तक जवाब नहीं दिया। शेरो शायरी जरूर आई, वो भी बड़ी वाहियात प्रकार की शेरो शायरी थी, उसमें भी कोई मनोरंजन नहीं था। तो इस तरह से अगर चुनाव होंगे और बड़ी शातिर तरीके से हमारा मुंह बंद कर दिया जाए, हम लगातार हरियाणा में भी हमने ये आवाज उठाई कि हमने ही नहीं, सिविल सोसाइटी एनजीओज ने उठाई कि ये वोट शेयर कैसे बढ़ गया, वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ गई। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 12 घंटे में बढ़ता चला जा रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद ये कैसे हो रहा है? जवाब नहीं आता। आज से 5 साल पहले कभी आपके पास ये मुद्दा भी सामने आया था कि ये परसेंटेज कैसे बढ़ रहा है चुनाव खत्म होने के बाद? रोज हर चुनाव के बाद और काउंटिंग से पहले कहीं ना कहीं आपके ही चैनल्स पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये खबरें चलाई जाती हैं, दिखती हैं, वीडियोस दिखाई देते हैं कि बीजेपी के नेता की गाड़ी में ईवीएम मशीन मिली कल नागपुर में, कल रात को, परसों। कोई जवाब नहीं। क्या चुप्पी से चुनाव आयोग अपने आप को, रात की नींद कैसे आती होगी इन लोग? चुप रहना कोई उत्तर होता है क्या? इसलिए इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, इस देश में 54 साल 7 महीने शासन में रहने वाली पार्टी की हैसियत से और प्रमुख विपक्षी दल की हैसियत से हम अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं कि इस तरह के सवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी को बड़े परेशान करते हैं, हम उठाएंगे, क्योंकि हमें आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, हमें लोकतंत्र की चिंता है, हमें इस देश में पारदर्शी चुनाव करवाने की जिम्मेदारी हम अपनी भी मानते हैं। झारखंड की जो 81 सीटें थी असेंबली की, उस पर चुनाव हुआ। वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम को 34 सीटें मिली हैं और भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं 21 सीटें, कांग्रेस को मिली हैं 16 सीटें और राष्ट्रीय जनता दल को मिली हैं 4 सीटें। सीपीआई-एमएल उसको मिली हैं 2 सीटें, एजेएसओपी को मिली है 1 सीट, एलजेपीआरबी को मिली है 1 सीट। और ये कुल मिला के जो सरकार रिपीट हुई महाराष्ट्र में, जो बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार का रिपीट हो रही है, और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड में जो वोट का प्रतिशत रहा वो रहा, बीजेपी को 33% करीब वोट मिला और सीपीआई-एमएल को मिला करीब 2% वोट, कांग्रेस को मिला करीब 15.5% वोट। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसको 34 सीटें मिली हैं उसको मिला 23.44% वोट। राष्ट्रीय जनता दल को 3.44% वोट मिला है, ये है, और अदर्स को मिला है करीब वहां पे 14% वोट। आसाम की 5 जो विधानसभा सीटों का उपचुनाव हुआ, तो उसमें धोलिया, इसमें भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है
और दूसरी सीट है सिडली, इस पे मिली है यूनाइटेड पीपुल पार्टी। और एक सीट है बोनांगे गांव, बोनांगई गांव, वहां पर मिली है असम गण परिषद को। और चौथी खाली सीट, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। और जो पांचवी सीट है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, यानी 5 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई हैं और एक सीट यूनाइटेड पीपुल पार्टी लिबरल को मिली है और एक सीट असम गण परिषद को मिली है। बिहार की 4 सीटों पर चुनाव हुआ। तरारी सीट है, तरारी सीट बिहार की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है। और दूसरी सीट है रामगढ़, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है। तीसरी सीट है इमामगंज, यहाँ पर हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा सेकुलर को विजय मिली है। और जो चौथी सीट है गंज पर जनता दल यूनाइटेड को विजय मिली है। छत्तीसगढ़ की एक सीट पर चुनाव हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर एक सीट पर उपचुनाव हुआ, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। कर्नाटका की जो हुई 3 सीटों पर चुनाव हुआ है, तो उसमें से कांग्रेस को तीनों सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई हैं। केरला की 2 सीटों पर चुनाव हुआ है, एक सीट कांग्रेस के पक्ष में गई है और दूसरी सीट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया गई है। तो मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, इसमें से एक सीट कांग्रेस के पास गई और एक सीट बीजेपी के पास गई। यानी मेघालय का एक सीट पर चुनाव हुई, वहां पर वहां की नेशनल पीपुल पार्टी को वो सीट उसके पक्ष में गई है। और पंजाब की 4 सीटों पर चुनाव हुआ है, तो इसमें आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिली हैं और एक सीट कांग्रेस को मिली है। राजस्थान में यानी 7 में से 6 सीटें रूलिंग पार्टी को मिली, एक सीट कांग्रेस को मिली जो अपोजिशन में है। सिक्किम की 2 सीटों पर उपचुनाव, यानी 2 में से दोनों सीटें सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी को ही मिली है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई हैं। उत्तराखंड की एक सीट पर उपचुनाव हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। और पश्चिम बंगाल में 6 सीटों पर उपचुनाव हुआ, 6 के 6 सीटों पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को विजय मिली, क्योंकि उन्हीं की सरकार है। और ज्यादातर जो दबदबा रहा वो सत्तारूढ़ पार्टी का रहा है, उपचुनाव में भी और जो मुख्य चुनाव हुए उसमें भी। अब वायनाड केरला में पार्लियामेंट का उपचुनाव हुआ था राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद, वहां से जो रिजल्ट आए हैं उसमें प्रियंका गांधी विजयी हुई है। उन्होंने अपने जो निकटतम प्रतिद्वंदी है उन्हें 4,10,931 वोटों से हराया और उन्हें मिले हैं 6,22,338 वोट। और जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट हैं उन्हें मिले 2,11,407 वोट। एक और संसदीय क्षेत्र का महाराष्ट्र में हुआ था, नांदेड़ में, वहां पर कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस को विजय मिली है। और कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसको 1,457 वोटों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को परास्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिले 5,85,331 वोट और कांग्रेस के कैंडिडेट को मिले 5,86,788 वोट। तो महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव हुआ, वहां पर झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसकी सरकार बनी है और जो महाराष्ट्र में है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी है। तो झारखंड में जो था एक वो बराबरी की टक्कर हुई और गठबंधन जो था वो आगे निकल गया काफी अच्छे मार्जिन से झारखंड में और उसकी सरकार बन गई झारखंड मुक्ति मोर्चा वाली गठबंधन की। परंतु जो महाराष्ट्र का था वहां पर जो मुद्दे थे वो चुनाव में जो दिख रहे थे, जैसे सरकार गिराई गई, पहले शिवसेना तोड़ी, उसके बाद पार्लियामेंट का जो इलेक्शन था उसमें भी यानी उद्धव ठाकरे शिवसेना थी या शरद पवार की एनसीपी की थी या कांग्रेस थी, उनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा। परंतु जो ये असेंबली चुनाव आया इसमें सारे मुद्दे गायब हो गए। यही नहीं, वो मुद्दे ही नहीं जो क्षेत्रीय मुद्दे थे, जो वहाँ किसानों की हालत थी, जो गरीबों की हालत थी, जो बेरोजगारी आंदोलन वहां चल रहे थे, जो आरक्षण के आंदोलन वहां पर चल रहे थे, वो सारे मुद्दे चुनाव से एकदम गायब हो गए। जो चुनाव रिजल्ट बता रहा है चुनाव में क्या रहे वो अलग बात है, परंतु चुनाव परिणाम ये बता रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के मुद्दे थे, उन्होंने उनकी आधी वहां आई। तो उसकी बजाय खुद अब अगर वीडियो देखोगे तो जो भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन के नेता हैं वो खुद कहते हैं
कि जो हमने लाडली बहना योजना आई तो उन बहनों का हमें अपार प्यार मिला, और वो सच भी नजर आता है। क्योंकि गरीबी की हालत ये है, जब 5 किलो राशन पर चुनाव जीता जा सकता है, तो यहाँ पर वो 1500 से लेके 3000 तक महीना महिलाओं के खाते में डालने की बात हुई, और कुछ महीने का महिलाओं के खाते में पैसा गया भी था। तो फिर वो चुनाव जीतना तो आसान होना ही था, जब एक तो ये प्रभाव नजर आता है। दूसरे में वहां पर एक जो नारा था कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका प्रभाव रहा या नहीं रहा। साइकोलॉजिकली एक हवा बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की, परंतु जो ग्राउंड लेवल पर वर्क भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन का लगता है, उन्होंने अपने वोटों को रोकने की कोशिश की, बंटने नहीं दिया, और विपक्ष की वोटों को बंटने और कटने दोनों के लिए एक माहौल तैयार किया, और परिणाम ये रहा कि भारी प्रचंड बहुमत के साथ वो सरकार रिपीट हुई। आज स्थिति ऐसी हो गई है, जहां पैसा है उसके पीछे सभी भागते हैं, और पैसे की ताकत इतनी हो गई है, श्रद्धा भी पैसे से खरीदी जाती है। लोग दर्शन करने जा रहे हैं, पैसे से वीआईपी दर्शन प्राप्त करते हैं, और पैसा देकर उनको दर्शन हो जाते हैं। तो जब दर्शन भी पैसे से खरीदे जाते हैं, तो पैसा श्रद्धा से अगर आगे निकल चुका है, तो उसका असर तो सबको पता है कि कितना चुनाव में कैसे हुआ, क्या हो रहा है, चुनाव में क्या क्या नहीं हो रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। और परंतु जनता ने किस हिसाब से वोट दिया, वो जनता ही जान सकती है। तो फिर करेंगे, हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड की एक सीट, क्योंकि अब श्रद्धा की बात आ गई, समर्पण की बात आ गई, आस्था की बात आ गई, तो एक आस्था स्थल था है केदारनाथ की सीट पर उपचुनाव हुआ उत्तराखंड में। और इससे ठीक पहले केदारनाथ मंदिर की सोने को की चोरी को लेकर, या फिर सोने का तांबा करने को लेकर काफी बवाल उठा, और ये भी हुआ कि वहां पर शराब बांटी गई, उसके वीडियोज भी आए। और जबकि वहां पर ऐसे वीडियो आते हैं, अगर कोई वहां शराब बेचता है उससे कई किलोमीटर दूर भी, या मीट मुर्गा कहीं पर कोई बेचता हुआ नजर आता है, तो उसके भी काफी विरोध में वीडियोज आते हैं, और विरोध किया जाता है कि ये धर्म नगरी है, या ये देवों की का निवास है। इस तरह की कई बातें आती हैं, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि चुनाव में वहां छोटी और बड़ी गाड़ी दोनों शराबों की लदालद देखी गई, और वो जो पवित्र भूमि को में पूरा जो राक्षसी माया है वो भी नजर आई थी। अब वो किसका था, क्या था, आरोप प्रत्यारोप तो लगते हैं, चाहे वो जिसका भी था, परंतु पवित्रता को चुनौती वहां पर दी गई। वीआईपी दर्शन होते हैं, पैसा देकर आप आस्था खरीद लेते हो, और जिसके पास पैसा है वो पैसा देकर सबसे बाद में जाता है, सबसे पहले दर्शन करके आ जाता है। और वो कष्ट नहीं, क्योंकि पहले बताया जाता था जिनको आस्था होती थी वो कई सालों सालों तक भगवान की तपस्या करते थे, और तब उनको एक सफलता मिलती थी, वरदान मिलते थे। तो आज की डेट में तो तपस्या खरीदी जाती है। आपके पास पैसा है तो आप मिनटों में भगवान के दर्शन कर लो, आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कई दिनों भी लग जाते हैं। तो ये तो सबके सामने है पैसे की ताकत, और वही ताकत चुनाव में भी नजर आती है। परंतु इस चुनाव को इस दृष्टि से हटकर, ये उपचुनाव उत्तराखंड का खासकर विशेषकर ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ लगातार असंतोष, लगातार आंदोलन चल रहा था, चाहे भू कानून को लेकर हो, चाहे मूल निवास के मुद्दे को लेकर हो, बेरोजगारों का आंदोलन हो, कर्मचारियों का आंदोलन हो, अलग अलग संगठनों का आंदोलन हो, चाहे वो जिस कर्मचारी हों या फिर सामाजिक कार्यकर्ता हों, उनके सामाजिक मुद्दे हों, क्षेत्रीय मुद्दे हों, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो भी मुद्दे हो, जल जंगल जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हों, जितने भी आंदोलन हुए, उन आंदोलनों का जो परिणत राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक चेतना कितनी आई, वो इस चुनाव में दिखना चाहिए था, और वो दिखा भी। भारतीय जनता पार्टी को अगर टोटल मतों का अगर देखा जाए, तो उनको करीब 22-23% मत मिला, और टोटल मतों में से करीब 18-19% मत कांग्रेस को मिला, और बाकी मत बाहर गया। यानी दोनों के मतों को अगर जोड़ भी लिया जाए, तो करीब इन दोनों पार्टियों को मिलकर 40-41% कुल वोटों का मिला। यानी जो कुल वोट था जो पड़ा, वो तो अलग बात है। यानी उस कंस्टिट्यूंसी में जितना भी मतदाता थे, उनके केवल 40-41% वोट इनको मिला। कुछ वोट डालने आया नहीं, और कुछ दूसरी पार्टियों को मिला। तो पहली बात यह है कि जो उस आंदोलन चल रहे हैं सरकार, उन लोगों को वोट डालने नहीं ला पाया। जो एक विरोध में एक होना चाहता, वोट परसेंट बहुत ज्यादा जाना चाहिए था, क्योंकि हमेशा ही देखा गया है जिन राज्यों में मूवमेंट ज्यादा होते हैं, तो वहाँ वोट परसेंटेज काफी ऊंचा रहता है, 90%, 95%। परंतु उत्तराखंड में ऐसा लग रहा था कि शायद जो ये आंदोलन चल रहे हैं ऐसी चेतना लाएंगे, और लोग बढ़ चढ़कर चुनाव में भाग लेकर एक नया संदेश देंगे। तो हुआ कुछ नहीं, और जो नॉर्मल पिछला चुनाव हुआ था उससे भी काफी कम चुनाव वोटिंग हुई, और निराशाजनक रही। तो पहला झटका तो ये है कि हम आंदोलन चाहे कितना भी कर लें,
हम कितने भी बड़े नेता या आंदोलनकारी बनने की कोशिश करें, हम जनता के अंदर जो प्रजातंत्र के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, जो होनी चाहिए कि हम जो अपने साथ गलत हो रहा है उसका जवाब कैसे दें, वो उसका एक अटूट हथियार था, एक उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पाए। करीब आधे मतदाता ने नहीं किया उत्तराखंड। और जो राष्ट्रीय पार्टी के कट्टर लोग थे उनको तो आना ही था, तो राष्ट्रीय पार्टी के कट्टर लोग भी कितने निकले, 40-41%। बाकी जो 40-41 टोटल मतदाता क्या, वैसे हम कह सकते हैं कि 80% करीब तो जो मत पड़ा उसका 80% कट्टर मतदाता राष्ट्रीय दलों के साथ था। और बाकी जो 15-20% था वो या तो उन आंदोलनकारियों के जिनको उनके प्रभाव में था, क्षेत्रीय दल के प्रभाव में था, या फिर जो उनके लोकल कैंडिडेट थे उसकी वजह से उधर चले गया। अब ये सबसे बड़ी चुनौती उनको उनके लिए है कि ये सबसे ज्यादा जो निराशाजनक है कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि उसके खिलाफ इतने ज्यादा मूवमेंट हुए, इतने ज्यादा आंदोलन हुए, इतने आरोप लगे, उसने जो अनियमितताओं की कोई भी सीमा नहीं छोड़ी, सारी कर दी। कहीं भी ना उसके पास जो कहते हैं कि एक वो होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, वो उसकी सारी सीमाएं लांग दी। तुम कितने भी आंदोलन करो उसका कोई रिजल्ट नहीं, तुम्हारी बात सरकार सुनती नहीं है। तो उसके बावजूद भी वो अच्छे तरीके से अपनी सीट बीजेपी ने जीत ली वहां से। और कांग्रेस जो दूसरे नंबर पर रही, उसने अधिकांश मूवमेंटों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी की, वहां के मुद्दे उठाए। केदारनाथ का मामला चाहे वो दिल्ली में उठा हो, चाहे वो पहाड़ों में सोना और तांबे को लेकर हुआ विवाद हो, उसको लेकर भी उन्होंने वो मुद्दे उठाए। वो घाटी की जो समस्या है उसको लेकर भी मुद्दे उठाए, परंतु उनके वो मुद्दे बेकार चले गए। उन्होंने जिन लोगों के साथ मिलकर ये आंदोलन लड़े थे उन्होंने उनके वोट काट दिए। यानी अगर जनता में बीजेपी के प्रति अगर असंतोष भी जन्म लिया, जितने भी असंतोष ने, तो उन लोगों ने बीजेपी को मदद की जो विपक्ष बीजेपी के विपक्ष में और खड़े हुए कांग्रेस के अलावा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी वो करने में सफल हुई कि अपने वोटर को तो कटोगे या हार जाएंगे, ये कराने में सफल रही, और विपक्ष को बांटने में, विपक्ष के वोटों को बांटने में कामयाब रही, और जिससे उसने अपनी आसानी से सीट निकाल दी। जितना भी हो सकता है विपक्षी वोटों में बिखराव लाया जाए, वो पूरी ताकत झोंक रही है, डमी कैंडिडेट उठाती है जो निर्दलीय वोट काट सकता है, क्योंकि असंतोष था जिन लोगों में, उनका वोट उसने कांग्रेस से चिपका कर अलग निर्दलीय कैंडिडेट के पक्ष में कर दिया। तो वहां का क्षेत्रीय संगठन है जो वहां के क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़ती है, जिसका एक सिद्धांत है, जिसका एक दृष्टिकोण है, जिसने उत्तराखंड राज्य बनाया, उत्तराखंड क्रांति दल, तो वो भी चुनाव लड़ा। अब उसको और खासकर कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि हम लगातार सड़कों में आंदोलन लड़ रहे हैं, हम लगातार जनता के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, और सरकार में बैठे लोग लगातार जन विरोधी नीतियां ला रही हैं। जनता को महंगाई से हो, बेरोजगारी से हो, या वहां की जल जंगल जमीन के मुद्दे हों, जंगली जानवर हों, या अलग अलग जो चीजें हैं, घोटाले हों, उसको लेकर लगातार जनता परेशान है। फिर भी जनता जो लड़ रहा है उसे वोट नहीं दे रही है, जो गलत कर रहा है उसको वोट दे रही है, क्योंकि कोई भी लड़ाई आपको छुप के नहीं लड़नी चाहिए। अगर कांग्रेस कोई भी आंदोलन कर रही है तो उसे अपने झंडे डंडे के और नेताओं को सामने रखकर करना चाहिए, ताकि जनता को लगे ये लड़ रहा है, और जनता को अपने साथ जोड़ना चाहिए डायरेक्टली। वही उत्तराखंड क्रांति दल को जो भी लड़ाई वो लड़ती है वो पूरे अपने झंडे डंडे के साथ लड़े, और पूरी प्लानिंग से अपने साथ लोगों को जोड़े, तब आंदोलन लड़े, ताकि लोगों को लड़े कुछ कर रहे हैं। और बात रही, क्योंकि जो उत्तराखंड का जो आधा से ज्यादा मतदाता वोट डालने ही नहीं आया, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर उत्तराखंड क्रांति दल उन मतदाताओं को चुनाव में लाने में कामयाब होता है, वोट डलवाने में कामयाब होता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा संभावना अभी उत्तराखंड में है, क्योंकि वो मतदाता है जिसने उत्तराखंड आंदोलन में भी भाग लिया, उत्तराखंड की क्रांतियों में भाग लिया। अब वो हताश हो गया है, और उसने उत्तराखंड क्रांति दल तो अब इनसे लड़ नहीं सकता ये मान लिया है, और इनके साथ वो चल नहीं सकता, क्योंकि वो इनके सिद्धांतों से उसको सिद्धांत मैच नहीं करते, इसलिए वो घर बैठ गया। अब उत्तराखंड क्रांति दल को उनको दिखाने की जरूरत है कि हम में अभी भी ताकत है, हम उसी ताकत से लड़ सकते हैं जैसे पहले लड़ते थे, और उनका विश्वास जगाना पड़ेगा। और अपने उन पुराने कार्यकर्ताओं को जो घर बैठ गए, ना बीजेपी को वोट देते हैं ना कांग्रेस को वोट देते हैं, और वोट डालने नहीं आते हैं, क्योंकि ईकेडी क्या कर रही है उसका पता भी उसको नहीं चलता। इसलिए वो जो 50% के करीब मतदाता है, उसमें से कितने मतदाताओं को ईकेडी अपनी तरफ खींच पाती है, उस पर ईकेडी का भविष्य अब तय करेगा। और इस सब में जो परिणाम आया, केदारनाथ का हो, महाराष्ट्र का हो, झारखंड का हो, बाकी सभी राज्यों के उपचुनाव में आप सबकी क्या राय रही है, और कौन से क्या मुद्दे हावी रहे, क्या जनता ने अपने मुद्दों पर इनमें वोट किया, इस सब पर आपकी क्या राय है, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।